ये आपसे मोहब्बत थी या पाकिस्तान से मोहब्बत? लैम्बोर्गिनी जो है ना वो अपने ऐप्स जो हैं बड़ी टीवी स्क्रीनों के ऊपर जो है ना वो देखना चाहते हैं। वी वर्क विद देम। एक ही प्रोडक्ट आप दसियों हजारों बार बेच सकेंगे और मैं एक चेयर सिर्फ एक बार बेच सकूं। हम माइंड की बैंडविड्थ को बेच रहे हैं। बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि ये बात ठीक क्यों नहीं है। फॉरेन यहाँ बड़ी डिटेल में समझानी पड़ेगी ये बात ठीक क्यों नहीं है। एक्चुअल पोजीशन बताएं मुझे कि पाकिस्तानी टैलेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ रेट करते हैं? आप मेरे बॉस हैं। हम अपने लोगों की यहाँ पे सेल्फ स्टीम की केयर नहीं करते। आप उतनी अच्छे हैं जितनी आपकी टीम अच्छी है। हमारी जो प्रायोरिटीज और हमारा जो काम करने का तरीका हमें यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में सिखाया जाता है वो ठीक नहीं है। एआई आके हमारा काम खत्म नहीं करेगी बल्कि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। जब हमारा इंजीनियर एआई के प्रॉम्प्ट लिखता है ना वो आम इंजीनियर से वो बेहतर लिखता है। प्रॉम्प्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहता है, कोई इसे स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट कहता है। इसके ऊपर नए नए फ्रेमवर्क भी आ रहे हैं। कहाँ से नहीं हायर करते? यहाँ मैं खुद पढ़ा हूँ 40 to 50 इंटरव्यूज टू हायर वन सॉफ्टवेयर। आपकी तरह के और कितने? काफी सारे हैं। हम अपने लिए बनाएंगे 25 करोड़ लोग जो उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ मर्जी जाके बेच। मैं शर्त लगा के कहता हूँ मुझे वो रोल्स के नाम ही लिखते हैं जो एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी होता है। वो किताब आपके 40-50 साल के कैरियर की असास है। 23% हमारी एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट बड़ी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा इस तरफ, उसमें बड़े फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। आज हमारे साथ एक आईटी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने मेरी आंखों के सामने 8 साल पहले यूनाइटेड किंगडम से लंदन से आकर पाकिस्तान में बिजनेस शुरू किया और सिर्फ 2 लोगों की कंपनी से। और मेरे देखते देखते 8 साल में अब उनके पास 2 फ्लोर्स हैं और 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया, स्काई स्पोर्ट्स, टाटा स्काई, सिस्को वगैरह इस तरह के, इवन लैम्बोर्गिनी के साथ अभी भी कर रहे हैं। तो ये सारा सफ़र इन्होंने कैसे तय किया? गो के ये बहुत सुपरस्टार सफ़र नहीं है, लेकिन ये हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों को हायर करके दुनिया की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ के साथ कामयाब बिजनेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कर सकते हैं, और ये कर रहे हैं। हमारे साथ है आसम मकसूद बसरा, मकसूद लैब्स के फाउंडर हैं। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया फैसल बुलाने का। सबसे पहले तो नौजवानों को ये बताइए कि पाकिस्तान में आपको होप क्यों नज़र आई कि आप इतना ज़बरदस्त कैरियर छोड़कर, जो आप इतने ज़बरदस्त वहाँ पर कंसल्टेंसी कर रहे थे साफ़ सुथरी आबो हवा में, आप यहाँ आ गए, लोगों को ट्रेन करने लगे। ये क्या आपके दिमाग में क्या क्या खन्नास आया था? ये खन्नास तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इट हैज़ बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बेसिकली आप मुझे बताएं कि अगर आपको कहीं पे कुछ अच्छे स्टैंडर्ड की कोई, आपको कहीं पे किसी अच्छे स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल नज़र आ रहा हो, फॉर एग्जांपल लकड़ी है और आप एक कारपेंटर हैं, आपको पता है कि अगर मैं इसको शेप अप कर लूँ तो आप बहुत अच्छे लेवल का फर्नीचर बना सकते हैं, तो आप टेम्प्ट नहीं होंगे। When I came back, I was very expensive consultant. So for 2 years, while we were trying to do something, win some business, it was a very tough time, right? So there was a lot of उर्दू में हमारा बात करें। इसमें जब 2 साल शुरू के बड़े मुश्किल थे, तो वहाँ पे मैं बड़ा एक्सपेंसिव कंसल्टेंट था, ठीक है। तो ये छोड़ के वापस आना और एक कंपनी को बिल्ड करना स्क्रैच से, इसमें काफ़ी फाइनेंशियल सेक्रीफाइस था। तो फिर ये फैसला क्यों किया? सिर्फ रॉ टैलेंट को देखते हुए, क्या बाहर बैठे हुए देख रहे थे कि पाकिस्तान में रॉ टैलेंट है और अगर मैं उसको पॉलिश कर लूँगा तो मैं बहुत कामयाब कंपनी रन कर लूँगा? ये आपको नहीं लगता कि सिर्फ यही एक मोटिव था जिसके लिए आप आए? देखिए, मोटिव 2-3 थे। पहला तो ये था कि आपको ये भी बताऊँगा इस कंपनी का नाम मकसूद लैब्स क्यों है, बिकॉज मेरे फादर का नाम मकसूद है, ठीक है। तो 1997 में जब उतने पैसों से एक प्लॉट आ जाता था तो डैड ने हमें कंप्यूटर लेके दिया, राइट। एंड उन्होंने कहा जी कि आपने कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो हम बस गिरते पड़ते कर ली डिग्री, ठीक है। तो फिर 2-3 साल यहाँ पे काम किया, तो उसके बाद मैंने डैड से कहा कि मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ। आपने कहा? हाँ। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, अगर बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन वापस आके ना आईटी का बिजनेस करना है। आईटी का बिजनेस करना है पाकिस्तान वापस आके। तो ही यूज्ड टू टच ऑन दिस टॉपिक एवरी मंथ। जब भी हमारी बात होती तो महीने में एक दफ़ा वो ज़रूर कहते थे कि भाई वापसी का जो ट्रैक है उसका क्या बना। ये आपसे मोहब्बत थी या पाकिस्तान से मोहब्बत? उनको पाकिस्तान से वैसे बहुत मोहब्बत है। उनके पास चांसेस थे बाहर जाने के, कभी ज़िंदगी में उन्होंने सोचा नहीं है।
लेकिन उनको ये था कि यार उनको पाकिस्तान को इस तरह देखते हैं कि यार हमें जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है हर मौके पे, उसको हमें ज़रूर पे बैक करना चाहिए। हमें पे बैक ज़रूर करना चाहिए। और पे बैक करने का 2 तरीके हैं अकॉर्डिंग टू हिम। उनके ख्याल में अगर आप लोगों को रोज़गार दें बजाय चैरिटी देने के, ये ज़्यादा बेहतर है। तो उनके ख्याल में ये था। तो उन्होंने कहा जी कि कब आना है, तो मैं 2014 से मैं ये प्लानिंग कर रहा था वापस आने कि 2014 में मैंने सोचा कि यार कंसल्टेंसी शुरू करता हूँ, तो आई विल ट्राई टू बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव कंसल्टेंट, तो ताकि मैं 3 महीने भी अगर आके यहाँ काम कर जाऊँगा ना यूके में, तो पाकिस्तान में मैं साल गुजार लूँगा। किन कंपनीज को आप कंसल्टेंसी दे रहे थे? मैंने कंसल्टेंसी जब दी तो मेरा ख्याल था कि मैं 6-8 महीने तक फारिग हो जाऊँगा और फिर मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, लेकिन मैं 2014 में शुरू किया मैंने स्काई के साथ काम करना। स्काई स्पोर्ट्स? हाँ जी, जिनका स्काई न्यूज़ भी है, स्काई स्पोर्ट्स भी है, स्काई एंटरटेनमेंट भी है, राइट, सारा कुछ उनके हेडक्वार्टर में था, मैं काम करता था। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो इतना बड़ा था और वो कंसल्टेंसी इतनी लंबी गई कि वो 2018 तक, तो 2018 में मैंने उनका आगे बस भाई अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। ऑल दोज इट वॉज मेंट टू बी 6 months, ठीक है। तो 2000 मैं फाइनेंशियली नहीं कर सकता से मुराद के मैं यहाँ रह के नहीं कर सकता? नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना है। नहीं, लेकिन कंसल्टेंसी आपको वहाँ रह के देना पड़ती थी या? हाँ, क्योंकि वो कंसल्टेंसी जो थी उसमें डिवाइसेस भी इन्वॉल्व थी और डिवाइसेस प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा ये अपने जॉब, अपनी नेचर ऑफ जॉब को एक्सप्लेन करें कि वो क्या है तब, या पूरे कैरियर की अभी? नहीं, जो आपकी एक्सपर्टी अब है। अच्छा, अभी तो हम तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर के जो फेजेस हैं उस पर काम करते हैं। डिज़ाइन, आर्किटेक्टिंग, डेवलपमेंट, उसके बाद डाटा, AI और क्वालिटी इंश्योरेंस, ये सारे काम हम करते हैं किसी भी टीम के लिए। जो मेन हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा USP है, विच आई ऑफर टू क्लाइंट्स, कि हम उनकी टीम की एक्सटेंशन है जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, ठीक है। तो आई विल मेक अ टीम फॉर देम जो कि उनको लगे कि उनकी अपनी टीम है, राइट। हम उनको इंटीग्रेट इस तरीके से करते हैं। नंबर 1, द टैलेंट हैज़ टू बी पॉलिश्ड, और उसके बाद उनका जो टेस्ट है टेक्नोलॉजी का और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी जो बाहर टीम बैठी हुई उनके बराबर होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम उनकी नीड्स को एक्सटेंड करते जाते हैं। अगर वो कहते हैं जी कि हमें अब यहाँ पे बंदा ऑनलाइन मार्केटिंग का भी चाहिए, तो वी वर्क विद देम, बिल्ड अ टीम ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। अगर वो चाहिए हमें यहाँ पे एनालिटिक्स का बंदा चाहिए, वी हैव वर्कड विद देम टू बिल्ड एन एनालिटिक्स टीम, ठीक है। किस किस्म के सॉफ्टवेयर ज़्यादातर बनाते हैं? बेसिकली ये वी आर काइंड ऑफ प्राउड टू से वी आर कंप्यूटर साइंटिस्ट। अगर आप हेल्थ ऐप बनाना चाहते हैं और यू आर अ कंपनी से वी वांट टू वर्क इन हेल्थ, तो वी विल कम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, वी विल लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम IT पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, वी विल नॉट लुक एट द फ्रॉम द डोमेन पर्सपेक्टिव। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखेंगे? हाँ, उसको IT के लेवल से वहाँ पे यू नीड कंप्यूटर साइंटिस्ट, राइट। तो हम ये देखेंगे कि ये कितना स्केल होना चाहिए, ये कितना कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो हम वो चैलेंजेस सॉल्व करेंगे। हम फैशन टेक के साथ काम कर रहे हैं, फिनटेक के साथ काम कर रहे हैं, पेट वेलबींग के साथ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में वीडियो स्ट्रीमिंग, राइट। आपने मुझे बताया था आपने लैम्बोर्गिनी के साथ भी काम किया है। जी। नौजवानों को बहुत पसंद है लैम्बोर्गिनी। हाँ, असल में ये हुआ कि हमारे एक इटली में पार्टनर हैं, तो वी वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स। तो दे गॉट इन टच के दे वांट लैम्बोर्गिनी जो है ना, वो अपने ऐप्स जो हैं वो बड़ी TV स्क्रीनों के ऊपर जो है ना वो देखना चाहते हैं कि जो लैम्बोर्गिनी कार शो हो ना, वो सारी जो TV ब्रांड्स हैं, LG, सैमसंग, एंड्रॉयड, इनके TVs के ऊपर हमारी ऐप हो, लोग उसको लॉन्च करें और उसके ऊपर वो लैम्बोर्गिनी जो है ना उसके मॉडल व्यू करें। तो वी वर्क विद देम। वाकई बड़ी स्टैंडर्ड हैवी कंपनी है, ठीक है, उनके बड़े हैवी स्टैंडर्ड है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी बिल्ट इट टू द गुड क्वालिटी एंड दे आर इन द मार्केट, ठीक है। तो उनके साथ अभी हमारी सपोर्ट चल रही है। गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि कैरियर चूज़ करना इस वक्त एक ऐसे नौजवान के लिए जिसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या चूज़ करे, वो टीचर बन जाए,
वो कारपेंटर बने, वो मिलिट्री में जाए, वो एक स्पोर्ट्समैन बने, डॉक्टर बने, हर जगह पर बहुत से मसाइल। आपकी फील्ड चूज़ करना क्या ज़्यादा वाइज बात है? ज़्यादा वो अपने आप को स्केल कर सकता है इनकम में भी और अपने रिजल्ट्स में भी, या इसको कंपेयर करें आप बाकी फील्ड्स के साथ? देखिए, सबसे पहली बात है इट्स कनेक्टेड टू डॉलर। ठीक है, ठीक है। जो आप कोई भी चीज़ मुल्क के लिए बना के बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इवेंचुअली उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरा जो मॉडल है, अगर मैं इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ और वो आपका जो मॉडल है आप नेशनली काम कर रहे हैं, नेशन वाइड काम कर रहे हैं, तो आपका और मेरा जो कैनवस है ना, या जो लैंडस्केप है, वो डिफरेंट है। मेरा तो पूरी दुनिया है। मेरी बात समझे? सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले तो ये हो गया कि आपके क्लाइंट इंटरनेशनल होंगे, आपके लोग और एक ही प्रोडक्ट आप दसियों हजारों बार बेच सकेंगे, और मैं एक चेयर सिर्फ एक बार बेच सकता हूँ, और एक ही कंट्री में बेच सकते हैं, एक ही जगह पे बेच सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारा तो ये है कि हमारे लिए पूरी दुनिया खुली है। ठीक है, तो आप एक नौजवान को ये बताना चाहेंगे कि ये वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया आपने कि मैं एक चेयर को एक बार बेच सकता हूँ, आप सॉफ्टवेयर को 10,000 बार बेच सकते हैं, तो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो हम जब बनाते हैं ना, तो हमारा बना, आप देखें आपका सॉफ्टवेयर में जो है हम माइंड की बैंडविड्थ को बेच रहे हैं। मैं बैठ के सोच के कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, आप मेरे बॉस हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी अबंडेंस है। आपको सकता है लकड़ी कई दफ़ा ना मिले। ठीक है, आपके जो रॉ मटेरियल है उसमें क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, इसमें भी आता है, लेकिन इसमें आप यू कैन हैव क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन आपका जो बेस है रॉ मटेरियल की, ओके, ब्रेन वेव्स हैं। ठीक है, अब ब्रेन की आपको पावर पता ही है, तो आप लकड़ी के साथ उसका कंपैरिजन खत्म हो गया है, मेरा ख्याल है ना। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने एक अक्रॉस द वर्ल्ड टैलेंट को देखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा, उनके साथ आपने काम किया। पाकिस्तानी टैलेंट को आप कहाँ रेट करते हैं? रा को, जिनको आपने ट्रेन किया, वो मेंटल स्टेट में कहाँ है, और जो प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वो कहाँ हैं? ज़रा इनको रेट करें। बेशक कंपेयर कर लें आप इंडिया के साथ और चाइना के साथ, सब के साथ। एक्चुअल पोजीशन बताएं मुझे कि पाकिस्तानी टैलेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहाँ रेट करते हैं? इसको अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक तो आ जाएगा टेक्निकल नॉलेज या कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट समथिंग। ठीक है, दूसरा आएगा उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड, जो उनकी ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग में तो मैंने ऑलमोस्ट हर जगह के लोग जो हैं वो या इक्वल या बेहतर पाए, या इक्वल या बेहतर पाए। पाकिस्तान से ज़्यादातर नेशनलिटी का, आप ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ अर्सा पहले डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। उसके साथ जो रशिया और यूरोप के दरमियान कंट्रीज़ हैं, आप उन लोगों को भी हायर करें ना, तो उनका जो एटीट्यूड है टू अप्रोच समथिंग या टू असेस समथिंग, वो हमारे से अच्छा है, पाकिस्तानियों से अच्छा है, राइट। तो ये जो उनको बताना पड़ता है कि नहीं यार, ये ऐसे, ये बात ठीक नहीं है, तो बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि ये बात ठीक क्यों नहीं है फॉरेन। तो यहाँ बड़ी डिटेल में समझानी पड़ेगी ये बात ठीक क्यों नहीं है, अच्छा, ये तरीका ठीक क्यों नहीं है। टेक्निकल कैपेबिलिटी की वजह से, इसी की वजह से टेक्निकल कैपेबिलिटी जो है ना वो अफेक्ट होती है, राइट। आपके पास 2 साल है, ठीक है, अब 2 साल में अगर आप एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी को अप्रोच कर रहे हैं और बाकी दुनिया दूसरे तरीके से कर रही है, तो इवेंचुअली आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी जो कम होगी। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकते आगे चलें, इससे पहले आप कोई सादा मिसाल जो आम देखने वाले स्टूडेंट लोग समझ सकें, वो उससे ये बात समझाएंगे। जब आप कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने में हमारी यूथ का जो एंगल, जो अंदाज है वो मुख्तलिफ है और बेहतर नहीं है, वो क्या है? ज़रा एक अगर मिसाल से पॉसिबल है तो बताएं। पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर शायद रीज़न भी बता दूँ। देखें, आपके छत से एक कतरा जो है ना पानी का, वो टपक रहा है, ठीक है। अब आपने इसकी सोल्यूशन करना है, इसका कोई हल करना है, राइट। अब आप पाकिस्तान में 10 बंदों को बुलाएंगे तो आपको 10 डिफरेंट बातें बताएंगे, ठीक है। आप किसी बाहर के बंदे से कहेंगे ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना है, तो इसको बड़ा स्ट्रक्चरली अप्रोच करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि इसकी मैंने इंश्योरेंस कराई थी,
अब इसमें पीछे भी इंश्योरेंस क्यों करानी पड़ती है घर की, राइट? तो वहाँ से वो कहेगा अच्छा इंश्योरेंस नहीं कराई मैंने, अब इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो किसी ऐसे बंदे का उसको पता होगा जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, जो पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखता है कि लीकेज कैसे कंट्रोल की जाती है, राइट? उस बंदे से पास जाएगा और वो जाने से पहले से पता होगा मैंने लर्नड क्वेश्चन क्या करने हैं, राइट? और वो उस बंदे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेगा। अब वो बंदा उसको सोल्यूशन देगा दो तरह के। पहला कि यार मैं भी इसको बंद कर देता हूँ और ये 2-3 साल चल जाएगा। दूसरा होगा कि इसका जो जहाँ से सोर्स है, राइट, वहाँ से हम इसको अगर फिक्स करें तो हमें अब 2 चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, रूफ भी फिक्स करना पड़ेगा और वहाँ से जहाँ से सोर्स है। अगर उसको पूरी छत भी उखाड़नी पड़ी वो उखाड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉपरली फिक्स करेगा। सही। और वो नॉलेज जो है आगे ट्रांसफर भी करेगा कि ये आइंदा अगर आप छत बनाएं तो इस तरह की बनाएं ताकि दोबारा लीकेज ना हो। वेरी गुड पॉइंट। वो उस पुर्जे की वारंटी भी पड़ेगा, ठीक है, कि इसकी नेशनल वारंटी जो बाय लॉ कितनी होनी चाहिए और कंपनी ने एक्सटेंडेड वारंटी कितनी दी हुई है, राइट? और उनसे जाके वो डिबेट भी करेगा, क्लेम भी करेगा, फॉलो अप भी करेगा, राइट? ही विल टेक द प्रॉब्लम थॉरोली ऑन हिमसेल्फ कि ये मैंने इसको सॉल्व करना है, एंड देन ही विल चार्ज, राइट? एंड देन आपको पता चल जाएगी इसने मुझे पैसे क्यों चार्ज किए। अच्छा, इसके अपोजिट रहा तरीका क्या है जो नहीं होना चाहिए? एक आपकी छत टपक रही है और एक बंदा आया सॉल्व करने, उसे गलत तरीके से सॉल्व किया, वो क्या है? देखें, आपने छत की सीलिंग को मोटा कर दिया, राइट? आपने जाके देखा जी जिस पाइप से आ रही है, ठीक है, उस पाइप की बेस को रीराउट कर दिया। अब पाइप छत में फारिग तो ये फ़र्क आप बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी यूथ में ये देखा कि वो किसी प्रॉब्लम को जब अप्रोच करते हैं तो वो तरीका उनका इतना अच्छा नहीं है, और अगर उनको बताया भी जाए तो उनको समझने में थोड़ी मुश्किल है, जबकि बाकी दुनिया का जो टैलेंट है वो उसको अच्छी तरह और फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। हमारी डिग्री में यहाँ पे 38 बुक्स मैंने पढ़ी थी। जब मैं बाहर गया हूँ तो मेरे साथ एक लड़का रहता था, वो जब कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने आया उसने 16 किताबें पढ़नी थी। 16 पढ़नी थी? हाँ, मैंने 38 पढ़ी हैं कोर्सेज 4 ईयर्स में, राइट? वो 16 पढ़ के जिस तरीके से पढ़ेगा और जिस तरीके से नॉलेज को कंटेन और अप्लाई करेगा वो मुझसे बहुत बेहतर है। 16 क्योंकि वो पहले पढ़ के गया है। नहीं, हाँ, वो 16 वहीं पढ़नी है उसने जाके, वो बैचलर में आया था। आपने 38 पढ़ी तो आप तो ज़्यादा हो गए। नहीं, मैंने 38 पढ़ी, मैंने 38 के 38 को बिल्कुल सही तरीके से नहीं पढ़ा। यही वो अप्रोच है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसने 16 सही पढ़ी, उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, राइट? अब पहला मेरे जो मैं बताया ना कि मुझे जो फ्रेश ग्रेजुएट लेके उनको अपने तरीके से ट्रेन करके आई थॉट आई विल बी सक्सेसफुल, राइट? आई हैड अ हायर चांस। अगर मैं मार्केट से बंदे उठाता तो दे वर ऑलरेडी लाइक वर्किंग ऑन अ रॉन्गली ट्रेंड। अब इसमें जो 25 लोग हैं उनको सबके साथ ये मसला हुआ कि मुझे उनको स्लो करने में टाइम लगा। You need to slow down. You need to take your time, right? Think about it. Solve the problem properly. जब प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, थिंक इट थ्रू, राइट? और उसको स्लो डाउन करने में, ताकि वो चीज़ को पढ़ के आए, उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार मैंने बस फिक्स करना है सबको, राइट? ताकि वो जो प्रॉब्लम आया अब उसकी डिस्कशन मेरी और उस CTO की होनी है या मेरी इंजीनियरिंग मैनेजर की होनी है क्लाइंट के साथ, बिकॉज आई एम presenting the problem and the solution. The investigation should meet my standards, right? तो वो that's why that standard बनाने में जो standard of conversation है उसको हाई रखने में, ताकि मैं वहाँ टेबल पे बैठ के अपने क्लाइंट को ये आउटलुक दे सकूँ कि वी आर वेरी मैच्योर कंपनी। अच्छा, तो ये एक एंगल है जिससे आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि पाकिस्तानी टैलेंट को आप कहाँ रेट करते हैं। दैट्स इनफ कि इसके अलावा भी कुछ है कहने को? बहुत कुछ है। क्या है? एक दो और चीज़ें हैं। I will go like 8 years back when I was trying to like think about what will be the model of my agency और उसके लोग कैसे होंगे। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि I will be going to I'll be offering them engineer from Pakistan जो कि international engineers होंगे, like a citizen of a global village जहाँ पे उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी मैटर नहीं करेगी, ठीक है ना? अब पाकिस्तानी नेशनलिटी मैटर नहीं करेगी, वो जिसके साथ बैठे हो कहेंगे ही इज़ अ वेरी गुड इंजीनियर, डोंट केयर फ्रॉम वेयर ही इज़, ही हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन, उसके एथिक्स बड़े अच्छे हैं, उसकी टेक्निकल एबिलिटी भी बेसलाइन बड़ी अच्छी है, ठीक है? तो जब मैंने असेस किया कि यार हम ऐसे लोग पैदा क्यों नहीं कर रहे, ऐसी पर्सनैलिटीज़ क्यों नहीं पैदा कर रहे,
तो मुझे बहुत डीप एनालिसिस के बाद मुझे एक बात पता चली कि हम अपने लोगों की यहाँ पे सेल्फ स्टीम की केयर नहीं करते। हम अपने लोगों की सेल्फ स्टीम की केयर नहीं करते। एक बंदा जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता या उसको ये नहीं लगता मैं बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ, जब वो फैसल है, मैं कहूँगा यार ये प्रॉब्लम फैसल आपके कंपोनेंट में आया है, आपके लिए ये बहुत है, डांटना भी जरूरी नहीं है, आपके लिए बहुत है कि यार इट्स गॉट माय नेम ऑन इट और इसमें प्रॉब्लम आया है, अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम है। और यही डिफरेंस है, बिकॉज दे थिंक डेविड you took care of this problem. Yes, I took care of this problem. Very nice. It is properly sorted now. लेकिन नदीम क्यों ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि नदीम की जो पहले दिन से फ्रेश ग्रेजुएट उसको हायर करती हैं जब कंपनीज, तो क्या करती हैं, उससे साल बात नहीं करते अबाउट हिज डेवलपमेंट, राइट? I try to like connect with them every day, every week, right? कि यार तुम खुद किधर जा रहे हो, आपने जो पिछला काम किया था उसकी क्वालिटी इस काम की क्वालिटी सेम है, व्हाट आर यू रीडिंग, कर क्या रहे हो, अब आपने कोड मेरे से रिव्यू कराना है, आई विल टेल यू इसको इम्प्रूव कैसे करना है। नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यार नदीम इज अ वैल्यूएबल पर्सन, राइट? कंपनी मुझे कुछ बनाना चाहती है, राइट? यू आर एज गुड एज योर टीम, राइट? आप उतनी अच्छे हैं जितनी आपकी टीम अच्छी है। अब जब वो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम करता है, राइट, और क्लाइंट उसको कह रहा है कि नदीम यू आर गुड गाय, राइट, you're a hard working guy, right, and I want to give this piece of work to you, अब उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है, राइट? अब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट दे के अगर आप देखेंगे ना, तो आई थिंक दिस वन थिंग विल इम्प्रूव योर टैलेंट अलॉट, उसकी बजाय कि आप जब उसे कहेंगे ना कि यार दिस थिंग डजंट सूट यू, ये नहीं कहना कि ये किया है, but this thing doesn't suit you, you're better than this, right? You're making someone, right, जो अपने काम के ऊपर प्राउड फील करता है और वो अपने उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें इन्वॉल्व है उसको सक्सेसफुल देखना चाहता है, क्योंकि उस टीम में वो था। ओके, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा दो पॉइंट हो गया। ख़ास तौर पे ये नंबर 2 वाला, इससे लोगों को लर्न करना चाहिए कि आपके साथ जो टीम काम करती है आप उसकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की भी कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ पैसे ही एक मोटिव नहीं होता, ये भी है कि मेरे नाम के साथ जो चीज़ एसोसिएट है वो कितनी शानदार है या कितनी बदसूरत है, तो ज़ाहिर है आप वो हैं जो आपकी प्रोडक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे तो आपकी दोनों बातों से मुझे ये लगा कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है हमारा वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। क्या ये रिजल्ट ठीक है? और क्या ये रॉ टैलेंट, हाँ, रॉ टैलेंट पाकिस्तान में और दुनिया में थ्राइव करने के लिए डोंट वी हैव बेस्ट पीपल? देखिए, हमारा जो हम मेहनती हैं बहुत, इफ़ वी एग्री कि मतलब मुझे ये काम करना चाहिए, आप उस किसी बंदे को कन्विंस कर लें, तो आपको ज़्यादातर बंदे जो है ना वो ऐसे मिलेंगे जो मेहनत करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ये नहीं है कि उनको बात याद नहीं रहती, उनकी मेमोरी में फ़र्क है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर किसी को प्रॉब्लम बता दें, आप गेम खेल लें किसी के साथ, राइट, तो वो अपनी बीट कर देगा आपको, गिव यू टफ टाइम, राइट, वी आर वेरी विटी पीपल, राइट, वी हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हैं कि वी गॉट राइट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, और जिस तरह आप दुनिया में एक एक करके CEOs आ रहे हैं, इंडिया के, चाइना के और साउथ एशियन बाकी कंट्री से, पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया में क्या आगे जा रहा है, बढ़ रहा है इन नंबर्स एंड इन क्वालिटी? देखें, जा रहा है, नंबर 1, ये तो शॉर्ट आंसर है। लेकिन मैं अपनी बात को अगर पूरा करूँ ना, आई फील लाइक आई एम पेंटिंग अ वेरी नेगेटिव पिक्चर, राइट? इट्स नॉट, वो बात पूरे होने से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं टैलेंट के, ठीक है? हमारी जो प्रायोरिटीज़ और हमारा जो काम करने का तरीका हमें यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में सिखाया जाता है, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। उसकी वजह से जर्नी लंबी हो जाती है और उसमें अक्सर हमें मेंटर भी नहीं मिलता, राइट एनवायरनमेंट नहीं मिलता, राइट कंपनीज नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम क्या है हमारा कि ज़्यादातर कंपनी जो है प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट आया, किया, गया, आफ्टर दैट दे डोंट केयर कि अगर 2 महीने और प्रोजेक्ट नहीं मिला उस लेवल का, तो टीम इफ़ दे वांट टू गो दे कैन गो, राइट? वी हैव अ ग्रेट रिटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह, राइट?
हमारे पास लोग बहुत पुराने हैं और हमारे लाइक लोग बहुत कम छोड़ के जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा या कोई क्लाइंट अगर उसके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, वो चला भी गया है, तो टीम इधर ही है, राइट, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई गई है। नया क्लाइंट आ जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है ऑगमेंटेशन बेस्ड, टीम ऑगमेंटेशन बेस्ड, वो बड़ा कंसिस्टेंट है, राइट। उसकी वजह से लोगों को ना एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी की वजह से हमें पता है कि ये बच्चा जो है ना, ये 2 साल में कहाँ लेके जाना है, तो हम बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं। और वो जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से एक प्रोफाइल बन रही है जो बड़ा ही, मैं आपको क्लाइंट्स के वर्ड बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोफाइल बन रही है, जो कि मैं रेजोनेट भी करता हूँ। कैसे? मेरे क्लाइंट ने हमें रेफर करते हुए किसी और जगह जो वर्ड बोले, वो कोट एंड कोट कि पाकिस्तानी टैलेंट, फैमिली पीपल हैव ग्रेट गोल्स टू ग्रो and do something in life. They don't go out every night partying and drinking. They have priorities around like building families and stuff, right? And putting their money into the right place, right? ऐसे लोग आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, और वो अगर आप उनको रिवार्ड अच्छा करते रहेंगे, वो काम बहुत अच्छा करेंगे, right? Compared to European countries, even India, even other countries, people have lot of other things going on in their mind. They want to party out, they want to do extra stuff. पर हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारी जो वर्कफोर्स है, आप टिपिकल प्रोफाइल देखें, they will come to work, they will do well, they go home, sit their parents, go out with friends, like have a cup of tea in somewhere, right? And they will come back. They're very family people. अच्छे लोग हैं, राइट। हमारा बाश भी है। यहाँ ये प्रोफाइल जो है ना, ये मुझे क्लाइंट ने बताया कि दैट्स हाउ वी लुक एट यू, एंड दिस इज यूनिक, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट पावर टू हैव। आप हम अंदाजा करें कि आप ये कह सकते हैं किसी गल्फ कंट्री के बारे में? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। क्या आप इंडिया के बारे में कह सकते हैं? नहीं कह सकते। दे पार्टी अलॉट, राइट। पार्टी करना बुरी बात नहीं है, पार्टी करना बुरी बात है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग द प्रोफाइल, राइट। तो जब भी किसी के पास पैसा आता है दुनिया में, कहीं भी मिडिल क्लास के पास पैसा आता है, तो उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। हमारी अभी भी ऑलमोस्ट प्रायोरिटीज़ वही हैं। मैंने अपने मदर का इलाज कराना है, अपने बहनों की शादी करनी है, मैंने पैसे को कहीं प्रोडक्टिव ले जाना है। एवरीबॉडी हैज़ अ स्टोरी, एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज इन मकसूद लाइव्स टू टेल, राइट। क्योंकि लोगों ने कैसे आपने उसको विजन दिया, स्टेबिलिटी दी, उसके ऊपर काम किया, एंड थ्रू विच they all are, having a nice story, nice growth. तो ये जो मिक्सचर है ना, I think nobody is realizing that this is our great selling point. लेकिन हमें अपने टैलेंट पे मेहनत करनी चाहिए। I see companies who like 90% or something, they don't care about Faisal. He's just another guy. If you keep doing that, people, you're just another company, right? अब आप देखेंगे जिस कंपनी में मैं काम करता था, सिस्को में काम करता था, स्काई में, वहाँ पे लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, राइट। बिकॉज देयर सेल्फ एस्टीम इज केप्ट, देयर रिस्पेक्ट इज केप्ट, एंड दे नो कि यहाँ काम करने से मेरी प्रोफाइल बढ़ेगी, बिकॉज दे आर गिविंग मी न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, अच्छा, आपका जो काम है, आपने स्काई स्पोर्ट्स के साथ भी किया, आपने लैम्बोर्गिनी के साथ भी काम कर रहे हैं आप। मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके फील्ड में आ जाने के बाद आपका काम में क्या तब्दीली आई है? और जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको नहीं मानता, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, आपने ज़रूर देखी होगी, कि एआई आके हमारा काम ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी और जॉब्स डबल ट्रिपल होंगी। आप बताइए कि स्पेसिफिक आपके काम में ये कहा जाता है कि एआई गेम्स बनाएगी। एलॉन मस्क हर 2 दिन बाद एक ट्वीट करता है कि हम हाई एंड गेम्स बनाएंगे और हमारा एआई सॉफ्टवेयर बनाएगा, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक जो है ना प्रॉम्प्ट सिविलाइजेशन वजूद में लेके आने की कोशिश कर रहा है कि जस्ट आप प्रॉम्प्ट देंगे और ज़बरदस्त मूवीज़ और ज़बरदस्त वीडियो गेम्स उसी से बनाएगी। क्या इस हद तक एआई पॉसिबल ही है या नहीं फ्यूचर में? और इस वक्त
आपके काम में ये प्रॉब्लम आम वर्कर के लिए पैदा कर रही है या उसमें कुछ एडिशन कर रही है? देखिए जी, ये 2 डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। एआई की क्या कैपेबिलिटीज हैं और आगे क्या कुछ कर सकती है, आई टोटली बिलीव व्हाट इयन मस्क सेड। क्यों नहीं कर सकती, राइट? अभी तक अगर आप इसकी प्रोग्रेस देखें तो आपको नजर आएगा कि अभी जो काम रिसर्च में है ना, जो कंपनीज इनकी इग्नोटो मोड में कर रही हैं, आपको तो उसका अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कुछ काम है। अच्छा, लेकिन इस वक्त एआई आपको बिजनेस में फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, और आपके जो टीम है उसको कम कर रही है या टीम्स का नंबर आप जॉब्स में जो लोग जॉब करते हैं उनका नंबर बढ़ा रही है? नए क्लाइंट्स की जो इंक्वायरीज है ना फॉर स्मॉल टीम्स, वो बहुत कम हो गई। उसकी वजह है कि लोग जो है ना, अब हमारे पास जो लास्ट न्यू प्रोजेक्ट था, वो क्लाइंट हमने ऑन बोर्ड किया फॉर टीम, उसको एक बंदे की टीम चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने आधा सॉफ्टवेयर पहले एआई से बनवा लिया हुआ था, राइट? एंड नाउ ही नीडेड समवन टू लॉन्च इट, टू मेक इट अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो वहाँ पे तो कमी आई है, ठीक है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि हाँ, दूसरा इसमें इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो हमारी टीमें कंटिन्यूसली ग्रो करती थी, ठीक है, वो साल में अगर फर्ज करें 4 और 5 और न्यू इंजीनियर चाहिए तो उनकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। अब वो हमें इतनी तेज़ी से वो टीम्स ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, फाइन। अपॉर्चुनिटी क्या है कि जहाँ उसको एक बंदा चाहिए था, तो लेकिन उस बंदे का रेट ज़्यादा था, राइट? तो अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की बात करें और आप कंपनी के रेवेन्यू पे नज़र रखें, तो देयर आर आइडियाज़ कि आप अपने इंजीनियर्स को एआई असिस्टेंट इंजीनियर में कन्वर्ट करें, उनको ट्रेनिंग करें। एआई असिस्टेंट इंजीनियर, दैट्स द न्यू थिंग। आप सब दोस्त ये लफ्ज़ याद कर लें, एआई असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स नहीं भी हैं और मैथ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स उन्होंने नहीं पढ़े, खुसूसन मैथ, क्योंकि मैथ का बहुत ज़्यादा काम होता है सॉफ्टवेयर में। तो वो भी इस स्किल के साथ इस नए दौर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी हो सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए एक खुशहाली का बायस बन सकते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही कहा। हमें क्योंकि वी अप्रोच द वे वी डिड 7-8 years ago कि everything should be from the book, from the documentation, right, with the right backing, right reference, ठीक है। तो शुरू में तो टाइम लगा, लेकिन अब क्या हुआ, हमें फ़ायदा क्यों हो रहा है? जब हमारा इंजीनियर एआई के प्रॉम्प्ट लिखता है ना, वो आम इंजीनियर से जो कि ही इज़ नॉट ट्रेन्ड दैट वे, वो बेहतर लिखता है। क्यों? क्योंकि वो एआई जो है वो ट्रेन हुई है डॉक्यूमेंटेशंस पे और बुक्स पे जो ऑनलाइन अवेलेबल है। एग्जैक्टली, राइट। अगर आप राइट टर्मिनोलॉजी यूज़ करके उससे बात कर रहे हैं तो वो आपका कोड लिख देगा। कोड आप भी लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने इसको कैसे करना है, उसे कहना क्या है। प्रॉम्प्ट लिखना एक और तरह की प्रोग्रामिंग नहीं होगी? एक और इसके लिए एक बड़ी आजकल ना ये स्पेस डिफाइन हो रही है, ठीक है। इसमें स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट भी आ गई, कोई से प्रॉम्प्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहता है, कोई से स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट कहता है। इसके ऊपर नए नए फ्रेमवर्क भी आ रहे हैं, राइट। इसमें यह है कि आपने सॉफ्टवेयर की स्पेक्स एआई के लिए कैसे लिख दी है। एंड स्पेक्स एज सॉफ्टवेयर कई लोग टर्म यूज करते हैं, राइट। क्या? स्पेसिफिकेशंस एज सॉफ्टवेयर, राइट। सो आप स्पेसिफिकेशन लिखते हैं जो कि एआई को समझ आ जाए तो वो आपको सॉफ्टवेयर लिख देगी, राइट। स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वो लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी जो पूरी दुनिया का इंजीनियर, हर कंट्री से एक इंजीनियर कमरे में आ जाए और आप एक बात डिलीवर करें तो सबको समझ आए। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो टर्म, क्योंकि वो सब ने एक ही बुक पढ़ी होगी, सब ने एक ही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी, सब ने एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ की होगी, ठीक है। तो वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, आपको एआई से काम लेने के लिए यू हैव टू गेट देयर। नाउ इज़ द टाइम। वो लोग पुराने हो जाएंगे जो फ्रेमवर्क ड्रिवन डेवलपमेंट करते थे, किसी को रिएक्ट आती थी, किसी को वेब डेवलपमेंट के लिए या रिएक्ट नेटिव मोबाइल के लिए, ठीक है, और वो एक फ्रेमवर्क में 7 साल गुजार दिए, 6 साल गुजार दिए, राइट। द टाइम हैज़ गॉन। अब उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, राइट, जो कि वी ट्राई टू डू। अब इसमें
अपॉर्चुनिटी कैसे है कि आप अपने आप को और AI असिस्टेड इंजीनियर, और आपको ये पता है कि मैंने सारे कंपोनेंट कैसे जोड़ने हैं, राइट, आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपका रेट बढ़ गया है, राइट। तो जो टाइम आपको AI बचाती है, अगर आपको पता है मैंने उसके साथ करना क्या है, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी। अगर आपको नहीं पता कि जो मेरे 3 घंटे बचे मैंने इसके साथ करना क्या है, तो मी एज एम्प्लॉयर सोचूंगा कि आप तो सिर्फ मेरे लिए 4 घंटे काम करते हैं, तो आप मेरे लिए रिडंडेंट होना शुरू हो गए। You get my point? If you know in this age in every sector, if you know, first you should be ready कि आपका जो टाइम है AI टूल यूज करके सेव हो। अडॉप्शन के लिए आप रेडी होने चाहिए। अगर आप रेडी हो गए, अडॉप्शन कर लिए, अब आपको प्लान होना चाहिए कि बाकी टाइम में मैंने क्या करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में जो एजुकेशन दी जा रही है आज के यंगस्टर को, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, आपकी फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्या वो इस काबिल है कि जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं, नियर फ्यूचर के, वो उसके मुताबिक है? और जो गुफ्तगू आपने की कि AI से उसको AI के साथ मिलकर उसको काम करना पड़ेगा, तो क्या ये एजुकेशन जो इस वक्त दी जा रही है, आप उससे वाकिफ़ हैं? पहले तो ये बताएं, फिर ये बताएं क्या वो इस काबिल है कि इस चैलेंज को मीट कर सके पाकिस्तान के अंदर जो दी जा रही है? देखिए, वी आर नॉट वेरी बिग कंपनी। हायरिंग अभी तक हायरिंग जो है वो अभी तक मैं खुद करता हूँ। एंड मुझे यूनिवर्सिटीज़, यू कैन टेक, लाइक आई वोंट गिव इट हियर, बट यू कैन टेक ऑल द रेटिंग फ्रॉम मी। किस यूनिवर्सिटी से किस तरह का बच्चा आता है और उसके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेस्ट कहाँ से आता है, जरा ये तो बता दें 2-3 के नाम जहाँ से हम हायर करते हैं। हाँ, एज ऑलवेज लाइक फास्ट, नस्ट, जिकी, और उसके बाद PUCIT, कॉमकास्ट। कहाँ से नहीं हायर करते? ITU, जहाँ से हायर नहीं करते, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ। मेरा ख्याल है रहने दें उसका नाम लेना। और उसके बाद जो है, राइट। लेकिन इसमें भी एक बात है कि जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ से आप हायर तो नहीं कर रहे, लेकिन देखें वो इदारा भी इस काबिल था कि वहाँ से गुजरने वाला एक शख्स जो है वो स्पॉइल नहीं हुआ और उसने जाके अपना एक फ्यूचर बनाया और लोगों को हायर किया। ये तो उसको क्रेडिट दें आप। यस, दैट वाज अ गुड टाइम, क्योंकि हमारी फैकल्टी जो थी वो सारी या UET से थी या GCU से थी, बड़ी यूनिवर्सिटी से। शाम को मैं पढ़ाने आता था। नाउ वो लेवल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस यूनिवर्सिटी में आई हैड काइंड ऑफ लोएस्ट CGPA बिकॉज माई अप्रोच वॉज डिफरेंट। उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था, इतना ज़्यादा पैकेजेस बड़े महंगे थे, तो सारी रात चैट करने के बजाय आई यूज्ड टू डू प्रोग्रामिंग। आई यूज्ड टू प्रेजेंट माय यूनिवर्सिटी इन प्रोग्रामिंग। मतलब इस तरह नहीं था, जैसे इस तरह लेकिन फरवानी नहीं थी, राइट। तो आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, लाइक माई रिप्रेजेंट माई यूनिवर्सिटी इन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स, लेकिन साथ में ग्रेड्स नहीं आ रहे बिकॉज मुझे लगता था कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है मुझे 4 साल, right? I'll get in there, I will learn something, I will do the best. I used to conduct workshops for programming in university while I was studying there, right? But मेरे grade उस तरह नहीं थे. But luckily, I got chance to work in one of the best company at that time in Pakistan, right? Okay. Despite having very low CGPA, right? तो उस कंपनी में जो मेरे लीड थे या मेरी टीम थी, they groomed me a lot. राइट, मैंने रियली में वहाँ सीखा है, राइट। तो यूनिवर्सिटी पे अगर हम वापस आए, टैलेंट की जो यूनिवर्सिटियाँ जो प्रोड्यूस कर रही हैं, यकीन करें इट टेक्स मी अराउंड 40 to 50 इंटरव्यूज टू हायर वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाउ उसके साथ हमने इंटरनेशनल टेस्टिंग सर्विसेज भी इंगेज की हुई है, लाइक ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिस पे आप कैंडिडेट टेस्ट देता है, राइट, जहाँ पे उसकी काफ़ी नॉलेज चेक हो जाता है। लेकिन यकीन करें 6 साल एक्सपीरियंस होगा, 5 साल एक्सपीरियंस होगा, 1 साल एक्सपीरियंस होगा या 4 साल होगा, डजेंट मैटर। लुक्स लाइक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ने CGPA भी ठीक होगा 3+, किसी एक टीचर ने किसी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं किया हुआ, राइट। वो जो कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं किया हुआ उस बच्चे को नहीं पता। लाइक इफ आई आस्क हिम सब क्वेश्चन, इसे बड़ी लंबी स्टोरी है, नो व्हाट इज दिस इज एयर कंडीशनिंग, यस। If you know, you know, right? I want you to tell me what is this, right? तो इतनी मुश्किल से कोई बंदा मिलता है जिसके बेसिक्स ठीक होते
दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, बेसिक्स अगर ठीक हो तो ये बेसिक ही ठीक करवा दें। इसलिए आई थिंक 2 साल की जो एसोसिएट डिग्री आई है कंप्यूटर साइंस की, आई थिंक इज इनफ इन दिस एज, राइट। 2 साल बच्चों के बेसिक्स ठीक करवा दें, इंडस्ट्री विल टीच देम द रेस्ट, राइट। और वहाँ पे जो इस वक्त आपकी सारे के सारे 4 से 5 साल के जो टाइम के एक्सपीरियंस के लोग हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आ रहा है। नौ दे उनका जो सैलरी का लेवल है ना, वो एक जगह पहुंच गया हुआ है, मार्केट में 5 साल एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ है। टाइम इज चेंजिंग। अब आपको एआई से बात करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उससे कुछ लेने के लिए उसको बताना तो सही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। बट दे डोंट नो what to tell AI, what to ask, which terminology to use, क्योंकि अपने बेसिक ठीक नहीं है। नाउ दे स्टक। आई थिंक सबसे बिगेस्ट कैजुअलिटी जो होगी ना पाकिस्तान में AI ज़्यादा आने की डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो बेचारे ये लोग होंगे। सही। मिडिल 4 से 7 साल 8 साल, राइट। जो उससे ऊपर है वो पहले ही मैनेजमेंट वगैरह में चले गए हैं, आर्किटेक्चर में और समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन जो उससे पहले हैं दे हैव अ चांस, राइट। लेकिन जो दरमियान में है, राइट, वो दे आर स्ट्रगलिंग। आई नीडेड टू हायर लाइक समवन 5 years 7 year एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरव्यूज मुझे उनके लेने पड़ते हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आए, आपने 2 लोगों से कंपनी स्टार्ट की जो आज 8 साल बाद 50 से ऊपर है, और इंटरनेशनल टैलेंट भी आप हायर कर रहे हैं। आपकी तरह की आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज क्या है आपके साथ ये इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में, ये इसके इर्द गिर्द, और कितने एंटरप्रेन्योर्स आपकी तरह के पाकिस्तान में पैदा हुए, यानी यहीं उन्होंने बिजनेस शुरू किया, या बाहर से पाकिस्तान शिफ्ट हुए और वो भी अपना स्केल बढ़ा रहे हैं, यानी उनके एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ रही है, उनका काम बढ़ रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, इसकी तरह के आपकी तरह के और कितने? काफ़ी सारे हैं जिनको जो बाहर से आए हैं, उनमें 4-5 को तो मैं जानता हूँ, राइट। उन्होंने यहीं ऑलमोस्ट सेम टाइम में 2018-17 के पास जब मैं वापस आया, उसी वक्त वो लोग आए हैं और आज दे आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, उनको भी ढूंढना पड़ा टैलेंट, पॉलिश, उनको टैलेंट है, उनको पॉलिश करना पड़ा। वंस दे डिड इट, ठीक है, तो उन्होंने ग्रो किया। राइट, पाकिस्तान में कम से कम मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ 2017-18 से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, आफ्टर कमिंग बैक हियर, आई हैव सीन ऑलमोस्ट 15 to 20 कंपनीज जिनसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। फर्स्ट हैंड ये है, इंट्रोड्यूस हुआ हूँ कि ये लोगों ने अपना फर्स्ट सर्कल ब्रेक किया है। राइट, लाइक वी आर इन अ सेकंड सर्कल। पहला सर्कल आपका होता है कि आप 15-20 लोग जो है ना, वो आप एक कंपनी से बना लेते हैं। राइट, पहले तो 2 होते हैं तो आपको तीसरा ज्वाइन नहीं करता। राइट, तो जब आप आस्ते आस्ते 10-15 में आपको पता चलता है कि यार आप 21वां मुझे आ जाएगा, बंदा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा दूसरा सर्कल है, और दूसरे सर्कल में क्या कि आप 50 पे चले जाते हैं, आपको पता है पैसे आ रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, काम चल रहा है, everybody is happy. Right, now how to scale up, so from startup now to scale up. Right, I have seen like 15-20 companies जो कि scale up से भी ऊपर चली गई हैं। Right, and जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स दी हैं, और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो मेरा क्लाइंट कहता था, नहीं हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक है, we need opportunities, we need people who know the way to come here and show us the way. यानी आपकी तरह की कम से कम 10 से ज़्यादा कंपनीज और हैं जो आप फर्स्ट हैंड जानते हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि मैंने खबर पढ़ी कि इस साल पाकिस्तान में, पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर, 23% हमारी एक्सपोर्ट, IT एक्सपोर्ट बढ़ी है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अपने छोटे छोटे ऑफिस में, या जो आपकी तरह स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वो कामयाब हो रहे हैं। 23% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का एक इशू है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 बिलियन के राउंड ये इंडस्ट्री है, और अगर इसी तरह से ये बढ़ रही है तो फिर आइंदा 10 साल में हम इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में पाकिस्तान में देख सकते हैं, कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही हमारा मुल्क डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बल्कि हम और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे होंगे। क्या ये इम्प्रेशन ठीक है? देखें जी, अगर इसी तरह काम चलता रहा कि इंडिविजुअल पीपल, हीरोज़, राइट, जो लोग यहाँ से बनते रहेंगे वो तो बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि
कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा इस तरफ, तो उसमें बड़े फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम है और उनको कैसे हल किया जा सकता है? 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले छोटी वाली एग्जांपल, पर्सनल अकाउंट, कि व्हेन आई केम हियर तो आई वांटेड टू गिव वांट टू वर्क विद बिग कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हों और उनके मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो और उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने कहा है जी मेरी 1 खरब की एक्सपोर्ट है, तो आई वाज हैप्पी टू हेल्प हिम कि उसकी जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अंदर उसकी 3% कैपेसिटी बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, एंड देन आई वांटेड टू चार्ज हिम अकॉर्डिंगली। नहीं, आपको 50,000 ही मिलेगा या आपको 10 लाख ही मिलेगा, राइट। सो आवर एटीट्यूड टूवर्ड डिजिटलाइजेशन एज पीपल ऑफ पाकिस्तान वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नहीं है, ठीक है। वरना आपको यहीं के प्रोजेक्ट खत्म ना हो। वो 25 करोड़ लोग हैं, राइट, 250 मिलियन, 250 मिलियन, 250 मिलियन, हमारे प्रोजेक्ट ही खत्म ना हो, राइट। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे क्या होता है, आपको सारा काम जो बाहर से आता है वो कहाँ से आता है? एक बंदा है जो कि कंस्ट्रक्शन करता है, उसने आपको कहा जी कंस्ट्रक्शन का सेट मुझे कैलकुलेटर बना दो, आई विल पुट इन दीज थिंग्स, ये मैं मटेरियल कैलकुलेट कर देगा, राइट। क्योंकि उसका एटीट्यूड है और उससे क्या जनरेट हो रहा है, आईटी प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट, राइट। अब वो खुद यूज़ करेगा, फिर उसके बाद वो लोगों को बेचेगा, राइट। तो ये जब एटीट्यूड यहाँ पे बिल्ड होगा ना, ठीक है, तो वो क्या, वो जब अपने लिए, चाइना ने क्या किया, राइट, कोई चीज़ अपने लिए बनाई है और उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इस चीज़ की तरफ, एक तो ये डोर जो है ना वो हमारा क्लोज है इस वक्त। हम अपने लिए नहीं अपने लिए बनाएंगे, 25 करोड़ लोग जो उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ मर्जी जाके बेचे। तो ये बहुत बड़ा, हमारे पास एक लोकल मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, लेकिन डेट है आईटी। क्या हो तो आपके ख्याल में हम इस तरफ ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं? देखें, इसके फंडामेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ ना कुछ बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉज बनाने पड़ते हैं टू प्रोटेक्ट, ठीक है। फर्ज करेंगे मेरा और आपकी ऐप के ऊपर, आई एम सेलिंग यू समथिंग, यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मी, ठीक है। तो डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि मैंने आपको ये एक चीज़ दिखाई थी, आपने इसका पे किया, मैंने आपको डिलीवर कर दी, ठीक है। आपको वो चीज़ उस तरह नहीं लगी, वे टू गो इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप एक कोरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और वहाँ पे राइडर किसी को दे देता है और वो कहता है जी मैंने डिलीवर कर दी है, कस्टमर कहता है मैंने डिलीवर नहीं हुई, मेरे से मुझे नहीं मिली, राइट। तो अब कितनी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। नंबर 1, आपकी जो सेक्टर बूम कर रहे हैं, मैं उनके बता रहा हूँ कि उनके साथ कितनी और चीज़ें बूम कर सकती हैं जो नहीं कर पा रही, राइट। तीसरा, एक बंदे ने आपको कि डाटा चाहिए, मुझे फ़र्ज़ करें एक डाटा चाहिए पाकिस्तान में, अभी मैं यूके में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाऊँगा, मुझे डाटा मिल जाएगा वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कितने हैं। इफ़ आई वांट टू डेवलप अ प्रोडक्ट, तो सम सेक्टर, एक सेक्टर के लिए उसका डाटा बहुत महंगा बिकता है पाकिस्तान में, राइट। आपको डाटा अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आप, और फर्ज करें एक बंदे ने छोटा सा क्वेश्चन किया, छोटा सा आइडिया दिया, राइट। आपको पता है कि यूएस में हर साल 3,000 या कुछ नंबर मुझे याद नहीं है, लोग अपने बच्चे की जो कार्ड है वो गाड़ी के ऊपर रख के भूल जाते हैं, या इस तरह, राइट, जब वो बैठते हैं तो वो चलाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन की जो वैल्यू है मार्केट में वो इतनी है, इतने मिलियन है, राइट। इफ यू हैड दैट डाटा इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली देन यू कुड गैस। खबरें पढ़ के आप गैस नहीं कर सकते, एक्चुअली आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए, चाहिए। आप यहाँ एंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहते हैं ना, तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली 100 200 आइडियाज डिलीवर करे। गवर्नमेंट आइडियाज डिलीवर करे डाटा की बेस पे, उनके पास डाटा है, वो कहें जी कि ये हम सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम, ओके, राइट। इस सेक्टर में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं फिनटेक के प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट आई है, व्हाट इज द फिनटेक, लाइक
बी स्पेसिफिक, कितनी राइट क्या है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, व्हेन आई केम बैक आई स्टार्टेड गोइंग टू इंक्यूबेशन सेंटर्स कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। लाहौर में भी था, कराची में भी था, इस्लामाबाद में था, हर जगह और हर यूनिवर्सिटीज़ में था इंक्यूबेशन सेंटर। जिस सॉफ्टवेयर के लोग यहाँ पे आए, हम उनको डेस्क देंगे, इंटरनेट देंगे और शायद फंडिंग भी देंगे। उसमें मसला क्या था, the people who build incubation centers they didn't understand what is incubation center is, what software development is और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के चैलेंजेस क्या होते हैं, राइट। आप अंदाज़ा करें कि हमने तो बड़े क्लाइंट्स के लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई हैं, राइट। ऐप बनाने के बाद बिजनेस शुरू होता है। आपके पास जब बाइक आ जाती है उसके बाद आपने रेस शुरू करनी थी, रेस अभी लगी नहीं है, जीते नहीं है। ऐप रिलीज इज नथिंग। उसके लिए जो कंप्यूटर आपने दिया, इंटरनेट दिया, जगह दी, इट्स नथिंग। जो सपोर्ट आपको चाहिए होती है जिसकी वजह से वो ऐप चलती है, जिसकी वजह से कोई फूड पार्टा बनता है, जिसकी वजह से कोई दराज बनता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बंदा जिन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, मैं शर्त लगा के कहता हूँ मुझे वो रोल्स के नाम ही लिखते हैं जो एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, सिर्फ जॉब टाइटल लिखते हैं, राइट। तो उनको नहीं पता होगा, राइट। अब एक बंदा है जिसको प्रोडक्ट के डिज़ाइन, ये प्रोडक्ट होनी किस तरह की चाहिए, राइट, और उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से लीगल मामला आ सकते हैं, वो लीगल कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे होगी, ठीक है। उसके एक आप छोटी सी ऐप बनाते हैं और आप जाएं किसी बड़े बैंक के पास, उन्हें कहें जी कि मुझे इस तरह की ना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, नहीं करेगा आपसे। बट आई वुड एक्सपेक्ट कि कोई बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, दे विल फैसिलिटेट मी, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी जो मार्केटिंग एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होगी कि जिसको आप इंक्यूबेशन सेंटर कह रहे हैं ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना अहम है और ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत से लोग जो आपके फील्ड से हैं वो तो उसको समझ रहे होंगे लेकिन कुछ दोस्त नहीं भी समझ रहे। देखिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर आइडिया है और इंक्यूबेशन सेंटर वो है जहाँ पे जाके आप अपना आइडिया प्रेजेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कई दफ़ा फंडिंग भी मिल जाती है थोड़ी सी, राइट, और आपको वहाँ पे जगह, मीटिंग रूम, इंटरनेट, लाइक आपको इक्विपमेंट भी अवेलेबल होता है। और उसमें जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है और वो कहती है कि हम यहाँ पे इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन का मतलब है कि जब तक वो चीज़ चलती नहीं है, जब वो चल जाएगी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, तब तक उसको गवर्नमेंट या कोई फाइनेंसर उसको सपोर्ट उसके कुछ एक्सपेंसेस उठा लेता है, ठीक है। असल में मेरे ख्याल में ये इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर जो है ना वो आप घर में बैठ के भी लैपटॉप चला के काम कर सकते हैं, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे होने चाहिए जो आइडियाज़ को फिर हेल्प करें, आइडियाज़ को हेल्प करें टू लॉन्च, टू मार्केट, टू मेक देयर बजट्स, टू मेक इट प्रॉफिटेबल। बिजनेस मॉडल को डिफाइन करने के लिए उनको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और वो बंदा जहाँ फंस जाए वहाँ पे जाए इंक्यूबेशन सेंटर में, कहें जी कि मुझे अब यहाँ हेल्प चाहिए, एंड सम टाइम उसको भी ना पता हो कि मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, और उसको पता हो कि यहाँ हेल्प कैसे होनी चाहिए। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ग्रीन हाउसेज होते हैं इन कंपनीज़ के लिए, लाइक इंक्यूबेशन सेंटर्स। वहाँ पे अगर मेरे पास आइडिया अच्छा है, इस इंक्यूबेशन सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको मार्केट तक सक्सेसफुल करना है, बिकॉज इट्स आवर प्रोजेक्ट। अब अगर आप उठाएं पाकिस्तान के सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स की पिछले 8 साल की, 9 साल की सक्सेसफुल ऐप्स कितनी पाकिस्तान को डिलीवर की हैं, you will know the number. Okay. So it's a major issue कि हम सीरियस नहीं हो पा रहे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अनलॉक करना है फॉर पाकिस्तानी मार्केट, ओनली देन वी कैन गो आउट टू अफ्रीका, गल्फ और एनी वे टू से कि हमने ऐसी चीज़ें डेवलप की थी, ये चल पड़ी हैं, इसको 1 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल, प्लीज़ बाय फ्रॉम अस। सो ये 2 पॉइंट आपने बताए। एक ये कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो सिर्फ इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वहाँ आके लोग आइडिया डेवलप करें, बल्कि लोग कहीं भी आइडिया डेवलप करें। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स पाकिस्तान में हों या जो आपका ख्याल है होना चाहिए, वो ऐसे हों कि वो इसको मार्केट करने में और इसको वायबल करने में हेल्प करें, डिफाइन करने में, ग्रो करने में और इसको मार्केट करने में। उससे पहले आपने ये बताया कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो डाटा और वो फील्ड्स बताए जहाँ रिसर्च की जरूरत है, डाटा अवेलेबल करे, हाँ, ताकि उसके ऊपर फिर काम हो सके। उसके ऊपर काम, मतलब मेरे पास अगर डाटा अवेलेबल हो ना मेरे पास, तो मैं उसमें से काफ़ी चीज़ें निकाल सकता हूँ,
पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज़, क्योंकि एक काम, वही काम जो है प्रॉब्लम हो रहा है कराची के हिस्से में, यहाँ लाहौर में भी हो रहा है, हेयर से है ना, राइट? इफ वी हैव अ डाटा, राइट, वी नो व्हाट आर द पाकिस्तान's biggest problems, right? Even the small problems, everywhere is opportunity, right? Even small problem, people will pay for it. बहुत शुक्रिया। और आखिर में आसिम, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपको देख रहे होंगे हज़ारों लाखों लोग, हज़ारों बच्चे आपको देखेंगे, तो आप उनको कोई मशवरा दीजिए कि वो इस वक्त क्या करें कि जो आज स्कूल में हैं या अपने कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कि वो अगले 5 साल में, नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह आईटी इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपनी जगह बना चुके हों, बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी एक फ़ख्र की अलामत हो। पहले तो मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको कंप्यूटर साइंस में किसी भी ट्रैक से अगर आप आ रहे हैं, AO लेवल से आ रहे हैं, FSC मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में दाखिला इतना मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी कंप्यूटर लिटरेसी एज ए नेशन अच्छी है, पहले से बेहतर है जिस दौर में हम आए थे, राइट? तो लोगों को पता है कंप्यूटर क्या है और मोबाइल क्या है। लेकिन जब आप डिग्री में आ जाएं, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस किताब को भी कंप्यूटर साइंस की पढ़ें, फंडामेंटल्स की, प्लीज़ वो किताब आपके 40-50 साल के कैरियर की असास है। आपने जो आगे किस जगह जाना है, वो सफ़र वहीं से शुरू होगा। ये बना लेना कोई चीज़, मैंने क्या बना ली है, ये कुछ नहीं है। आप जितनी तय में जाएंगे, अब तय में जाने का टाइम है। जितना थ्योरी आपको आती होगी, जितनी साइंस आपको आती होगी, बाकी काम आपके डिग्री करने तक शायद AI कर दे। तो ये सोचने समझने का टाइम है, सोचने वाले लोग चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिम मकसूद बसरा साहब, और बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया दोस्तों, देखने का भी एक तवील इंटरव्यू, और इसका की लेसन ये है कि विजुलाइज़ करें। जो आने वाला दौर है, ये अच्छे विजुलाइज़र का दौर है, और उन विजुलाइज़र्स का जो मॉडर्न टूल्स को अंडरस्टैंड भी करते हो, क्योंकि सिर्फ विजुलाइज अगर आप कर लेंगे और टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो वो विजुलाइजेशन किसी काम नहीं आएगी सिवाय बातों के। और अगर आप स्कूल में हैं तो आप याद रखें, जो मुस्तकबिल है वो मैथ का है, वो फिज़िक्स का है। अगर इन दोनों स्किल्स के अलावा आपके पास कोई और स्किल है, या आपका शौक़ शायरी में, अदब में, कहानी में, पेंटिंग में है, तो उसकी तरफ भी ज़रूर जाएं। लेकिन विदाउट विजुअलाइजेशन और विदाउट एक्सपर्टी इन मॉडर्न टूल्स आप कुछ भी फ्यूचर में नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।